वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज अली हमजा। मैं हूं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फन। लास्ट टाइम हमारी जो बात हो रही थी वो थी केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर नंबर 10 और उसमें टॉपिक था हमारा SN2 रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। हमने कहा था कि हम SN1 जो रिएक्शन है वो बाद में डिस्कस करेंगे। SN2 के ऊपर हमने पूरा लॉन्ग क्वेश्चन हमने याद किया था। हमने सीखा था कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर SN2 रिएक्शन डिपेंड करता है। अगर आप लोगों ने मेरा SN2 का रिएक्शन लेक्चर नहीं लिया तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी जहां पे आपको SN2 रिएक्शन मिल जाएगा और ये हमने डिटेल से पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब SN1 रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। आइए अपने टॉपिक का आगाज करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। आइए मैं सबसे पहले एक छोटी सी एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। हम स्टार्ट यूं करेंगे, मैं ना सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। मैं यहां पे लिख देता हूं टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे मैंने इसके अंदर डाला है इसको मेथनॉल में डाला है और मैंने इसको ना बॉयल करना स्टार्ट कर दिया। जब इसको मैं बॉयल करूंगा तो मेरी फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगी वो मेरे पास बनेगी कुछ यूं करके OCH3 और प्लस बन जाएगा H और Br। ये मेरी फाइनल प्रोडक्ट बनेगी। अब इसमें ना यहाँ पे आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये मेरे पास है टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड में जब इसको मैंने मेथनॉल में डाला, बॉयल किया, तो इसमें ये वाली प्रोडक्ट मुझे मिलती है। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह पे ये ले लेता OH नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करता, तो मेरे पास यहाँ पे इसकी जगह पे यहाँ पे लगता OH नेगेटिव और यहाँ पे इसकी जगह पे मेरे पास निकलता Br नेगेटिव। यानी यहां से Br निकल जाता और ये OH ग्रुप उसकी जगह पे लगता, तो फाइनल प्रोडक्ट ये वाली बनती। अब मेरा रिएक्शन तो हो गया, इसके अंदर मैंने ये लिया है अल्काइल हैलाइड और आप सबको नजर आ रहा है कि यह है टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड का मतलब मेरा हेलोजन टर्शरी कार्बन के साथ लगा है, इसका मतलब टर्शरी अल्काइल हैलाइड और ये मेरे पास बनेगी मेरी प्रोडक्ट। अब मेरा रिएक्शन किस पाथवे के साथ हुआ है, मैं वो पाथवे आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं। अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं कि मेरा रिएक्शन तो हुआ है लेकिन किस किस पाथ से हुआ है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है CH3 एंड यहां पे लगाते हैं CH3, मतलब मैं लिखना चाह रहा था टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड फर्स्ट ऑफ ऑल करेगा आयोनाइज और इसने बनाना है, ये बनाएगा CH3 और यहां पे CH3, इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज प्लस निकालेगा Br नेगेटिव। इसने सबसे पहले आयोनाइज करना है, मैं यहां लिख देता हूं, इसने सबसे पहले आयोनाइज करना है। यह है आयोनाइजेशन का स्टेप और ये स्टेप हमारा स्लो स्टेप होता है, ये हमारा स्टेप होता है स्लो स्टेप और इसमें मेरे पास ये बनेगा टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया और ये मेरे पास लिविंग ग्रुप था जो लीव करके चला गया, यहां से लिविंग ग्रुप निकल के चला गया। अब इसमें मैंने जो सॉल्वेंट डाला था, मैं इसके यहां लिख देता हूं, ये सारा काम कर रहा हूं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस के अंदर। मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर काम करवा रहा था। अब ये सॉल्वेंट करता क्या है, ये सॉल्वेंट मेरे पास दो काम करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सॉल्वेंट हमारा जो काम करने जा रहा है वो ये करेगा सॉल्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सॉल्वेशन करेगा। सॉल्वेशन का मतलब हमारे टर्शियल अल्काइल हैलाइड को सॉल्वेट करेगा, यानी इसको आपस में घेर लेगा। लाइक फर्स्ट सिमिलरली लाइक NaCl, जिस तरह हम NaCl को पानी में डालते हैं तो NaCl सोडियम अलग हो जाता है और क्लोराइड अलग हो जाता है, तो वो पानी उनको आपस में घेर लेता है, सॉल्वेट करता है। सिमिलरली ये भी हमारे अल्काइल हैलाइड को सॉल्वेट करेगा, सॉल्वेशन करता है। दूसरी बात, हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको स्टेबलाइज करता है। स्टेबलाइज कैसे करेगा, उनको सॉल्वेट करके उनको स्टेबलाइज करेगा। ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया और ये मेरे पास बनेगा लिविंग ग्रुप। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में मेरे पास यही टर्शरी कार्बोकेटाइन आएगा
और इस टर्शरी कार्बोकेटाइन के ऊपर अब मेरे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अगर तो न्यूक्लियोफाइल ने इधर से अटैक किया है तो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगी CH3 और यहां पे लगेगा CH3 और यहां पे लगेगा OH। लेकिन इन केस अगर मेरे पास न्यूक्लियोफाइल ने इधर से अटैक कर दिया तो मेरी प्रोडक्ट बन जाएगी ये वाली CH3, यहां पे लगेगा OH, यहां CH3 और यहां लगेगा CH3। मेरे पास ये प्रोडक्ट बनेगी। अब ये दोनों मेरे पास ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप्स में होगा, तो ये इसका मैकेनिज्म है, 2 स्टेप्स में हो रहा है। और मैंने इन दोनों स्टेप्स को इकट्ठा मिला के यूं लिखा है कि मेरे पास रिएक्शन के अंदर ये प्रोडक्ट बनती है, लेकिन किस तरीके से बनती है। अगर मैंने यहाँ पे OH का अटैक करवाया तो OH लग जाएगा, तो सिमिलरली यहाँ पे OH लगेगा। तो मेरे पास ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है। पहली बात आपने याद रखनी है, वो याद रखनी है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये SN1 रिएक्शन, ये कितने स्टेप्स में होता है? इट इज ए 2 स्टेप प्रोसेस। इट इज ए 2 स्टेप प्रोसेस, पहली बात। दूसरी बात इसमें मैं यूं बताऊंगा कि अब इस केस के अंदर मेरे पास ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया और ये मेरे पास लास्ट में प्रोडक्ट बन गई। 2 स्टेप पे मेरा काम हो गया। अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, ये है मेरे पास न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ने कहां से अटैक किया? न्यूक्लियोफाइल आइदर उस साइड से अटैक कर सकता है जहां पे आपका लिविंग ग्रुप लगा हुआ था, या फिर उसकी अपोजिट साइड से अटैक कर सकता है। इट मीन्स के न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम द बोथ साइड्स ऑफ द लिविंग ग्रुप। जहां लिविंग ग्रुप लगा था उस साइड से भी अटैक करेगा और अपोजिट साइड से भी अटैक कर सकता है। अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप की दोनों जानिब, उसकी जानिब से भी करेगा और बैक साइड से भी कर सकता है। ये हमारे पास यूं होगा। नंबर 3, चेंज इन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बेसिकली अगर मैं यहां पे मेन बात करूं तो मेरे पास इस पूरे के पूरे कंपाउंड की हाइब्रिडेशन स्टेट थी sp3। sp3 मुझे कैसे पता चली? बिकॉज इसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, इसका बॉन्डिंग बनेगा 109.5 का, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और इसकी शेप है टेट्राहेड्रल, और ये sp3 हाइब्रिडेशन शो करेगा। अब इसकी हाइब्रिडेशन स्टेट मुझे नजर आ रही है कि ये है sp2 मतलब इसमें ट्राइगोनल प्लेनर शेप है और बॉन्ड एंगल 120 का नजर आ रहा है। मैं लिख देता हूं, इसमें बॉन्ड एंगल 120 का नजर आ रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर नजर ज्योमेट्री आ रही है, और इसमें मुझे नजर आ रहा है 109.5 डिग्री का और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नजर आ रही है। तो इसलिए मैं यहां बोलूंगा sp3, पहले sp3 से फिर sp2 हो गई, फिर sp2 से sp3 पे चला गया, यहां पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दोबारा रिटेन हो गई। इसका मतलब चेंज इन द हाइब्रिडेशन स्टेट के अंदर पहले sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट थी, फिर sp2 हो गई और फिर चली गई sp3 के ऊपर। मैकेनिज्म की बात करते हैं तो ये दोनों स्टेप्स आप लोगों ने मैकेनिज्म में लिखने हैं। आगे कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगी ये दोनों, मेरे पास प्रोडक्ट बनेगी ये दोनों। अब मेरे पास ये वाली प्रोडक्ट कितनी बनेगी, ये वाली कितनी बनेगी? देखिए ये न्यूक्लियोफाइल था, न्यूक्लियोफाइल के राइट साइड से भी अटैक करने के चांस उतने ही हैं जितने उसके पास लेफ्ट साइड से अटैक करने के चांस है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 50% ये चांसेस है कि ये वाली प्रोडक्ट बनेगी और 50% चांसेस है कि ये वाली प्रोडक्ट बनेगी। अब ये वाली प्रोडक्ट क्या है? इसके अंदर OH ग्रुप उसी जगह पे लगा है जहां पे मेरा लिविंग ग्रुप लगा हुआ था। तो ये मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन, तरतीब वही है जो मेरे पास स्टार्टिंग पे था अल्काइल हैलाइड। तो मैं इसको बोलूंगा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यानी तरतीब मेरे पास बरकरार रहेगी। इसके अंदर OH ग्रुप मेरे पास अपोजिट साइड पे, इसके अपोजिट साइड पे लगा, इसको बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ, उल्ट हो जाना, कॉन्फ़िगरेशन का तरतीब उल्ट हो जाना, इसको बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, तरतीब का उल्ट हो जाना। तो इस मीन्स के 50% रिटेंशन के चांसेस हैं, 50% इन्वर्जन के चांसेस हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो 50% चांस है रिटेंशन के और 50% चांस है इन्वर्जन के। आगे बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी की। मेरे पास ये दो मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म के अंदर 2 स्टेप्स हैं और इस स्टेप के अंदर ये वाला स्टेप है स्लो, ये फर्स्ट वाला स्टेप है स्लो स्टेप, और मेरा रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी यही होगा। तो स्लोएस्ट स्टेप जो होता है ना वही हमारा होगा रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और इस स्टेप के अंदर कितने मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया है? सिर्फ एक मॉलिक्यूल है और वो मेरा होगा अल्काइल हैलाइड। इट मींस के मॉलिक्यूलरिटी 1 क्यों निकली? बिकॉज रेट डिटरमिनिंग स्टेप, रेट लिमिटिंग स्टेप, ये वो स्टेप है जो मेरे रिएक्शन का रेट बताएगा। तो इसके अंदर मेरे मॉलिक्यूल एक था, एक मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया, सो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी ओनली एंड ओनली 1।
यूनिमॉलिक्यूलर, मैं लिख देता हूं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। अगर मैं रेट की बात करूं तो मैंने एक्सपेरिमेंट से पता चलाया कि रेट की इक्वेशन निकलती है K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रेट से इक्वेशन से पता चला, एक्सपेरिमेंट करके पता चला कि मेरा रेट जो है वो डिपेंड करेगा स्लो स्टेप पे। एक्चुअली मेरे पूरे रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल मेरे पास ऑलरेडी काफी सारे हैं। अब मेरे पास ना पूरे रिएक्शन की स्पीड रेट किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कार्बोकेटाइंस कितने बने। जितने कार्बोकेटाइंस ज्यादा होंगे उतने रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, कार्बोकेटाइंस कम होंगे रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी। कैसे? बिकॉज अल्काइल हैलाइड ने कार्बोकेटाइंस प्रोड्यूस करने हैं, इन्हीं कार्बोकेटाइंस ने बाद में न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करवाना है। तो ये सिलेक्शन स्लो है, फर्स्ट स्टेप स्लो है। जब ये स्लो स्टेप जितना ज्यादा इसकी स्पीड ज्यादा होगी उतने कार्बोकेटाइन ज्यादा बनेंगे, उतना मेरे पास रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल डिपेंड करेगा। ये रिएक्शन जो है ना, ये नीचे वाला ये होता है फास्ट होता है और ये ऊपर वाला स्लो होता है। तो हम ये देखेंगे कि मेरे रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करेगी ऊपर वाले पे। इट मींस कि ये जितने कार्बोकेटाइन्स प्रोड्यूस करेगा देन वो उतनी जल्दी रिएक्शन करेगा और रिएक्शन मेरा स्पीड पे हो जाएगा। तो रिएक्शन सिर्फ डिपेंड करेगा इसके ऊपर। मेरे रिएक्शन के अंदर मेरे रिएक्शन का जो रेट है, रिएक्शन का रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता। मैं एक आपसे बात की है, रिएक्शन का रेट न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, न्यूक्लियोफाइल की नेचर पे डिपेंड करेगा। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, कम है कि ज्यादा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा, अल्काइल हैलाइड की नेचर पे डिपेंड करेगा, कार्बोकेटाइन्स पे डिपेंड करेगा, इसके अलावा सारी बातें। लेकिन चलिए ये कुछ शॉर्टकट बातें। अब मैं चलता हूं, थोड़ी सी बात अगर मजीद कर ली जाए। ये है मेरे पास कार्बोकेटाइन और मैंने यहां एक वर्ड लिखा है टर्शियरी कार्बोकेटाइन। टर्शियरी कार्बोकेटाइन। चले अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी की बात करूं किसकी? ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की। अगर मैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करूं तो मुझे एक बात का आइडिया अच्छे से है कि जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन्स हैं वो मच मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन्स, दे आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन्स एंड दे आर मोर स्टेबल देन इस मिथाइल कार्बोकेटाइन। इट मींस के टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन इसके। ये है टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो मेरे रिएक्शन के अंदर टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि एक स्टेबल प्रोडक्ट बनेगी। इस वजह से इस रिएक्शन के अंदर ये एक इंटरमीडिएट के तौर पे काम करेगा, इंटरमीडिएट के तौर पे काम करेगा। हमने लास्ट टाइम SN2 में कहा था कि SN2 के अंदर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता। इंटरमीडिएट वो होता है जिसके पास फाइनाइट टाइम वो एग्जिस्टेंस का, मतलब रिएक्शन के अंदर दो चीजें आती हैं, एक होता है इंटरमीडिएट, एक होता है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट के बारे में हमने लास्ट में बात क्लियर कट कर दी थी, यहां पे भी लिखा होगा। ट्रांजिशन स्टेट जो होती है इसकी मैक्सिमम एनर्जी होती है, इसको हम सोल्यूशन से आइसोलेट नहीं कर सकते, इसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है। और हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट में कहा था इसको हम आइसोलेट भी कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल्स कार्बोकेटाइन्स, कार्ब एनाइन, फ्री रेडिकल्स, इसकी लाइफ टाइम 10⁻⁹ सेकंड से लेके कुछ दिनों तक जाती है। इट मींस के रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट। और हमने यहाँ पे एक बात और भी बहुत बड़ी बात कर दी थी, हमने कहा था इसके अंदर SN2 के अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और रिएक्शन इंटरमीडिएट कोई भी नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन के अंदर कितने स्टेप्स हैं? 2 स्टेप है। तो उसमें आपने एक बात याद रखनी है, क्योंकि रिएक्शन में स्टेप्स 2 हैं तो इसके अंदर 2 ट्रांजिशन स्टेट्स बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट्स बनेगी। इट मींस के रिएक्शन जितने स्टेप्स में होगा ट्रांजिशन स्टेट्स उतनी ज्यादा बनेगी। और दूसरी बात, इसमें कार्बोकेटाइन सिर्फ एक बना है, यानी इंटरमीडिएट एक बनेगा। 2 इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट्स हैं और इसके अंदर एक इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट के बारे में शॉर्टकट बात बताता हूं। इंटरमीडिएट्स की लाइफ टाइम ट्रांजिशन स्टेट से थोड़ी ज्यादा होती है, इंटरमीडिएट्स की एनर्जी कम होती है, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इंटरमीडिएट समवट स्टेबल होते हैं, ट्रांजिशन स्टेट हाईली अनस्टेबल होती है। तो ये कुछ बातें हैं इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट्स के रिलेटेड। तो इसीलिए हम क्लियर कट यहां पे लिख रहे हैं कि इंटरमीडिएट इसके अंदर एक बनता है, ट्रांजिशन स्टेट 2 बनती है। अब ये SN1 रिएक्शन सारा ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर सारे का सारा रोल होता है इसका कार्बोकेटाइन का। जब कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस हो जाएगा देन न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना आसान हो जाएगा। अब इस न्यूक्लियोफाइल चाहे ये स्ट्रॉन्ग हो चाहे ये वीक हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कार्बोकेटाइन बनेगा तो कार्बोकेटाइन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज वाला चाहे वीक न्यूक्लियोफाइल ही क्यों ना आ जाए तो इजीली रिएक्शन कर जाएगा। हमने SN2 में कहा था कि वहां पे डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, लेकिन यहां पे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की शर्त नहीं लगाएंगे। हम बोलेंगे हमारे पास यहां पे वीक न्यूक्लियोफाइल
फाइल भी काम करेगा। वीक SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, SN2 में पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। अब इस पूरे टॉपिक के अंदर SN1 के अंदर एक बात और भी आप लोगों ने सीखनी है। मैंने कहा टर्शियरी कार्बोकेटाइन इट इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन ये। इसका मतलब ये होगा कि हमें इस SN1 सारे का सारा रिएक्शन देते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स जिन्होंने टर्शियरी कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस करने हैं। अब अगर सीधी सीधी बात करते हैं, यह है मेरे पास ना प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के अंदर ना ये है मेरे पास था, यहां तक मेरे पास था न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल था। न्यूक्लियोफाइल ने आकर अटैक किया। न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक नहीं कर सकता था, हमने कहा था, क्योंकि वहां पे ये नेगेटिव चार्ज वाला ऑलरेडी था, बड़ा साइज था, वो रिपेल करेगा, चला जाएगा। न्यूक्लियोफाइल उधर से अटैक नहीं करेगा। न्यूक्लियोफाइल डेफिनेटली अपोजिट साइड से आकर अटैक करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से आके अटैक करेगा तो यहाँ पे इसका साइज बहुत छोटा है, इसका साइज बहुत छोटा है, इसका साइज बहुत छोटा है, तो यहाँ पे स्टेटिक इंटरेस्ट नहीं होगा। स्टेटिक इंटरेस्ट का मतलब रुकावट, मतलब अगर साइज इनका बड़ा होता तो न्यूक्लियोफाइल आता तो रिपेल करते, तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता। लेकिन इस केस में इनका साइज चूंकि बहुत स्मॉल है तो न्यूक्लियोफाइल इजीली आके अटैक करेगा। जब वो अटैक करेगा तो आपके पास रिएक्शन एक स्टेप में हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इधर ही ग्रुप बड़ा कर देता हूं, लाइक मैंने इधर CH3 कर दिया, इधर CH3 कर दिया, और मैंने इधर भी CH3 कर दिया, इधर भी CH, अब तीनों ग्रुप बल्कि हो गए, बड़े ग्रुप हो गए। न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, तो ग्रुप बड़े बड़े हैं, न्यूक्लियोफाइल को जगह ही नहीं मिलेगी कि वो इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करे। जब जगह ही नहीं मिलेगी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक भी नहीं कर पाएगा, तो आपका रिएक्शन सिंगल स्टेप पे नहीं होगा, तो SN2 पे नहीं जाएगा। इट मींस के जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो SN2 रिएक्शन नहीं देते, वो SN1 रिएक्शन देते हैं। बिकॉज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में हमारे पास यहाँ पे जो ग्रुप लगा होता है, एक ये वाला ग्रुप है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ये बड़े ग्रुप है एज कंपेयर टू मेरे पास हाइड्रोजन के, तो ये बड़े ग्रुप है। जब ये ग्रुप बड़े हैं तो फिर डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल को जगह नहीं मिलेगी, तो इनको फर्स्ट ऑफ ऑल जगह बनानी होगी, इनको अपनी हाइड्रोजन स्टेट चेंज करनी होगी। तो sp3 से sp2 में जाने के लिए वो कार्बोकेटाइन्स बनाते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाते हैं, तो रिएक्शन का सेंटर वाली स्टेट ये बनती है। देन इसके बाद फर्दर रिएक्शंस होते हैं, तो इट मींस के टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को फर्स्ट ऑफ ऑल अपना लीविंग ग्रुप को लीव करवाना है, ताकि न्यूक्लियोफाइल को प्रॉपर जगह मिल सके कि वो अटैक करे, अगले स्टेप में वो अटैक करेगा। इट मींस SN2 रिएक्शन, SN1 जो होता है ये एक टू स्टेप प्रोसेस होता है, टू स्टेप। तो आपने याद रखना है, जो टू स्टेप प्रोसेस होगा वो SN1 होगा, जो सिंगल स्टेप प्रोसेस होगा वो SN2 होगा। सिंगल स्टेप होने के लिए हमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड चाहिए, और टू स्टेप होने के लिए हमें चाहिए टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड टू स्टेप में होता है, प्राइमरी वन स्टेप में हो जाता है। तो फिर इट मींस के प्राइमरी हमें देंगे SN2 और हमें जो देंगे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड वो देंगे हमें SN1। अगर मैं सेकेंडरी की बात करता हूं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स में से भी हेलोजन निकल जाता है, तो वो कार्बोकेटाइन्स बनाते हैं, लेकिन वो कार्बोकेटाइन टर्शियरी के मुकाबले में लेस स्टेबल होते हैं, तो वो प्राइमरी के मुकाबले में थोड़ा स्टेबल होते हैं। तो सेकेंडरी का जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो SN1 भी दे सकते हैं और SN2 भी दे सकते हैं। मींस के उसके अंदर यहां पे दो अल्काइल हैलाइड्स और भी लगे होंगे, तो यहां से जगह मिल सकती है, न्यूक्लियोफाइल इधर से आकर अटैक कर सकता है, तो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है कि वो सिंगल स्टेप में हो जाए। लेकिन दूसरे केस में रिएक्शन ये भी हो सकता है कि मेरे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना दे और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के बाद फर्दर रिएक्शन हो जाए। इट मींस के सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो SN1 भी दे सकते हैं, SN2 भी दे सकते हैं। तो आपने जो बात जहन में बैठानी हो ये है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN1 देते हैं, SN2 देते हैं, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड देते हैं SN1। तो जो होते हैं सेकेंडरी वो होते हैं SN1 भी दे सकते हैं और SN2 भी दे सकते हैं। अब इसके अंदर मेरे पास ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन स्टेबल है, किस वजह से स्टेबल है? दो चीजें इसके अंदर आती है, पहली है रेजोनेंस, दूसरा था इंडक्टिव इफेक्ट। टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा स्टेबल होते हैं। और अब इसके अलावा ये कुछ बातें हैं SN1 के रिलेटेड और वो कुछ बातें हैं SN2 के रिलेटेड। लास्ट में हमने इसके बाद एग्जांपल की बात करनी थी, हम बोलेंगे कि SN1 रिएक्शंस होते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स देते हैं एज वेल एज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, और जो होते हैं SN2 वो हमें सिर्फ और सिर्फ देते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। अगर हम सपोज कर लेते हैं, आखिरी बात, अगर हम सपोज कर लेते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फर्ज करें आयोनाइज हो गए, उन्होंने प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनाया। प्राइमरी कार्बोकेटाइन वेरी वेरी रेयर केस होता है बनने का, वो बनता ही नहीं है क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल, वो स्टेबल नहीं होता। टर्शियरी कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए टर्शियरी अल्काइल हैलाइड पहले ये बनाते हैं और अगले स्टेज में वो रिएक्शंस करते हैं, इसलिए दो स्टेप में जाता है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में हेलोजन लगा होता है, और वो हेलोजन जब हमारा लगा होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के अंदर जो हेलोजन लगा होता है,
वो अगर उतर जाएगा तो प्राइमरी अल्काइलाइड तो बन गया, लेकिन प्राइमरी अल्काइलाइड वेरी वेरी रेयर केस होता है बनने का, चूंकि वो स्टेबल नहीं होता, इसीलिए रिएक्शन सिंगल स्टेप में जाता है SN2 के अंदर, और SN1 के अंदर 2 स्टेप में जाता है। ये था आज का हमारा लेक्चर, और ये हमने प्रीवियस लेक्चर में SN2 पढ़ा था, आज हमने SN1 पढ़ा है। और अगर आप लोगों ने SN1 और SN2 को इकट्ठा देखना है तो पिछली भी मेरी वीडियो देखिएगा, आपको टॉपिक समझ आ जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो के साथ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।